कंडीशंस क्या होती है फंक्शन होने के लिए? किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब होता है? जब वो फंक्शन जो आपका 1 1 भी हो, मीन्स फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट विदाउट इमेज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट विदाउट इमेज नहीं होना चाहिए। एफ इनवर्स विल एग्जिस्ट इफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन गेट सेटिस्फाइड। ये जो आपका फंक्शन है पहले तो 1 1 होना चाहिए, दैट इज नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विदाउट इमेज, कोई भी विदाउट इमेज नहीं होना चाहिए। एंड देन सेकेंड कंडीशन इज ईच एलिमेंट विल हैव सिंगल इमेज, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। ठीक है, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू की कंडीशन आपको पता है कि जो आपका कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए। जो आपका कोडोमेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए? रेंज के। चलो, पर जैसे आप देखो ये आपका एक मैनी वन फंक्शन है। ये 1 1 हमने क्या कहा, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब होता है? किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन तब होता है जब वो गिवन फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू। बट ये आपका 1 1 और ऑन टू नहीं है, ये आपका मैनी वन है और आपका ऑन टू। ये मैनी वन है और ऑन टू। मैनी वन क्यों है? एक से ज्यादा एलिमेंट की कॉमन इमेज है। पर हमने क्या कहा, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। देखो, जब आप इसका इन्वर्स करोगे, तो 1 की इमेज ए, 1 की इमेज बी और 2 की इमेज सी। यहाँ पे जो एफ इनवर्स जो है आपका, ये जो एफ इनवर्स है वो फंक्शन की जो डेफिनेशन है, मीन्स ये जो है इसका इनवर्स नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? ये जो है आपका ये एफ इनवर्स जो है, मीन्स ये जो फंक्शन है ये इसका इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये इसका इनवर्स रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है आप, वो आपकी जो फंक्शन की जो दो कंडीशन थी 1 1 और ऑन टू वाली, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता है। हाँ, इनवर्स रिलेशन आप कह सकते हो बट इनवर्स फंक्शन नहीं होता है। तभी होगा इनवर्स फंक्शन जब वो फंक्शन आपका, जब वो फंक्शन जो है 1 1 होगा, इस हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होगी हर एलिमेंट, और ऑन टू होगा, जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होगा। इतना समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स फंक्शन कब होता है? जब वो जो गिवन फंक्शन है आपका वो 1 1 हो और ऑन टू। किसी को कोई डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर, देन थम्स अप। ओके, क्लियर है सर। नेक्स्ट फंक्शन आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इन्वर्टिबिलिटी टेस्ट। इन्वर्टिबिलिटी टेस्ट देखो, ईच फंक्शन हैज एन इनवर्स। हर एक फंक्शन का जो होता है इनवर्स होता है। बट टू हैव एन इनवर्स फंक्शन, मैंने कहा ना आपको हर फंक्शन का इनवर्स रिलेशन होता है। बट इनवर्स फंक्शन कब होगा? जब जो फंक्शन है आपका वो बाइजेक्टिव होगा। जब जो फंक्शन है आपका बाइजेक्टिव होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ए के साथ 1, बी के साथ 1 और सी के साथ 2। अब ये जो आपका 1 1 है, ये जो है आपका 1 1 है, बट ये जो है आपका क्या ये ऑन टू है? बताओ भाई, ये ऑन टू है या नहीं है? टू है भैया। है। ऑन टू की कंडीशन क्या बताई थी, बताओ? सेट बी के एलिमेंट की ये जो इमेज होनी चाहिए सेट ए में। हाँ, तो 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज बताओ कहाँ है? अरे हाँ, नहीं है भैया। तो ये नहीं है ना, तो इसका जो, तो जो इसका इन्वर्स होगा वो इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा, वो इन्वर्स रिलेशन होगा। समझ में आ गया क्यों होगा? बिकॉज इट इज नॉट इन्वर्स फंक्शन। ये आपका इनटू है, ये आपका इनटू है, ऑन टू नहीं है। इनटू में क्या होता है कि सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं होगी, जो रेंज होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन का। ये आपका इनटू है पर ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो अगर 1 1 और ऑन टू में, तो जो उसका इन्वर्स होगा वो इन्वर्स रिलेशन होगा, इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट इन्वर्स फंक्शन। टू हैव इन्वर्स फंक्शन, ये जो आपका फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है, ये आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए। 1 1 होना, 1 1 के साथ साथ क्या होना चाहिए था? ऑन टू। 1 1 के साथ क्या होना चाहिए था इसको? ऑन टू।
अब देखो एक और एग्जांपल देखो, ये आपका 1 1 भी है, सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है सबकी सिंगल इमेज है, और सेट बी में जो भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज सेट ए में है। 1 की प्री इमेज ए, 2 की प्री इमेज बी और 3 की प्री इमेज सी। तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल। तो ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो जो इनका इनवर्स रिलेशन हो, जो आपका इनवर्स होगा यहाँ पर, वो इनवर्स रिलेशन नहीं होगा, वो इनवर्स फंक्शन होगा। वो क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। ये कुछ एग्जांपल से आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। ऐसे देखो fx जो है वो 2x के इक्वल है। अब देखो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से नहीं होते कि हर क्वेश्चन में मैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। मैपिंग से तो चलो आपको जज करना आ गया, भाई 1 1 है और 2। तो अगर मैपिंग पॉसिबल नहीं है, आपको जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आपको इस तरह से दिए जाते हैं, जैसे कि fx 2x के इक्वल। तो आप कैसे जज करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो fx है इसको y लेते हैं, तो y इक्वल टू 2x। ठीक है। अगर y 2x के इक्वल है तो पहला स्टेप क्या होता है आपका, कि आपको देखो यहाँ पे y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x है। तो स्टेप 1 क्या होता है कि x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना हो। अगर y 2x के इक्वल हो तो x किसके इक्वल होगा? y बाय 2 के। अब ये आपका इनवर्स रिलेशन होगा या इनवर्स फंक्शन होगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि जो y इक्वल टू 2x है आपका, वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो इस तरह से आप चेक करेंगे वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो ये क्राइटेरिया होता है। तो 1 1 का मैंने आपको कंडीशन बता ही दिया था, और ऑन 2 का भी बता दिया था कि ऑन 2 में क्या होगा कि हर एलिमेंट जो होगा वो प्री इमेज होना चाहिए, और हर एलिमेंट जो होगा वो रेंज मींस बेसिकली ऑन 2 में क्या होता है, जो रेंज है कोडोमेन के इक्वल होता है, दैट्स इट। जो गिवन सेट के अकॉर्डिंगली होता है आपका। ठीक है। अच्छा देखो, आपको एक फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। y इन टर्म्स ऑफ x हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब x इन टर्म्स ऑफ y क्या होगा? x इन टर्म्स ऑफ y क्या होगा आपका? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 है, तो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस 4। अब ये फंक्शन जो है वो, ये जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन है या रिलेशन है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि जो मेरा गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। वो बाइजेक्टिव है या नहीं है, राइट। जैसे कि एक केस लेते हैं, f सच दैट 2 3 5 7, ये सेट A है और ये सेट B है। तो सेट ए में 2 3 5 7 और सेट बी में 4 6 10 14। तो अगर मैं इसकी मैपिंग करता हूँ, तो 2 के साथ क्या हो गया 4, 3 के साथ क्या हो गया 6, 5 के साथ क्या हो गया 10 और 7 के साथ क्या हो गया आपका 14, राइट। अब देखो ये 1 1 भी है, हर सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है, और ये आपका ऑन टू भी है। जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के इक्वल है, बिकॉज सभी एलिमेंट्स की प्री इमेजेस है। 1 1 और ऑन टू, तो इसका मतलब ये जो भी इनवर्स है आपका वो क्या होगा? वो एक इनवर्स फंक्शन होगा। ये क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। वाई सो? बिकॉज जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? जो मेरा फंक्शन है यहाँ पर वो क्या है? वो 1 1 भी है और बाइजेक्टिव। तो अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है तो जो इसका इनवर्स होगा वो भी क्या होगा आपका? वो एक फंक्शन होगा। ठीक है। अब केस 2 देखो, फंक्शन मैपिंग है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 सो 1 2 3 4। अब fx जो है 2x के इक्वल है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो हमने कहा था ये x होता है और ये fx होता है, ये y होता है। तो y जो है वो 2x के इक्वल। तो अगर x 1 है तो y होगा 2, x 2 है तो y होगा 4, x 3 है तो y क्या होगा 6। अच्छा 4 की भी इमेज होगी, 5 की भी होगी, सभी की यहाँ पर जो इमेज होगी। अब क्वेश्चन ये, क्या यहाँ सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी? क्या इस 1 की प्री नहीं इमेज भैया, दे रही है आपको? भाई नहीं देखो, भैया। अगर मैं 1 का हाफ करता हूँ, बिकॉज अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा था y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू 2x है। फिर मैंने कहा था x को y में लिखो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? x इज इक्वल टू हो जाएगा y बाय 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बाय 2। तो ये जो है आपका, ये वाला पार्ट हो गया आपका, और ये इस तरह से हो गया आपका। ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे, देखो ये तो आपका जो जी वाई है,
जो आपका जी वाई है, देखो इसमें क्या होता है, ये वाई होता है आपका, ये आपका वाई होता है, और ये क्या होता है आपका जी वाई। इसको जो यहाँ पर क्या है, जी वाई का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्चुअली जिसको आप एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई जो हम लिखते हैं, देखो ये होता है एफ एक्स होता है वाई, तो जी वाई क्या होता है आपका, वो होता है एक्स। देखो एक्स है तो वाई है, तो वाई के साथ क्या होता है एक्स। तो बेसिकली जो स्टेप जो गिवन होता है आपको वो होता है वाई, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन होती है। एफ एक्स का मतलब होता है वाई, और हमें क्या करना होता है, हम एक्स को वाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो एक्स होता है ये आपका जी वाई होता है। तो जो जी वाई है वो वाई का हाफ है। तो 2 का हाफ क्या हो गया 1, 4 का हाफ क्या हो गया 2, अब 3 का हाफ होता है, 3 का हाफ करोगे तो क्या होगा 1.5, बट 1.5 इज नॉट एन नेचुरल नंबर। तो देखो ये यहाँ पे जो है ये 1 1 नहीं होगा, सभी ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज जो फंक्शन है आपका यही बाइजेक्टिव है। तो जो रिलेशन होगा वो भी आपका कैसा होगा, वो इनवर्स रिलेशन होगा, वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, राइट। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस गिवन होंगे, डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, क्या डायरेक्टली मैपिंग, मैपिंग आपको खुद उनको देख के कंडीशंस को देख के करनी पड़ेगी। या आप डायरेक्टली देखोगे 1 1 की कंडीशन अप्लाई करोगे, वो आपको पता क्या होता है कि अगर एफ ऑफ बी के इक्वल है तो जो ए है वो बी के इक्वल होना चाहिए, राइट। और ऑन टू के लिए क्या देखोगे कि जो रेंज है आपका वो कोडोमेन के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि एक फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन होता है, ये डिपेंड किस पर करता है, इट डिपेंड ऑन दैट गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, ये इस चीज पर डिपेंड करता है, गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। अब हम बात करते हैं कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ, देखो एफ ऑफ एक्स आपका 2x है और जी ऑफ वाई आपका y/2 के इक्वल है। तो एफ ऑफ जी वाई आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी वाई। एफ ऑफ जी वाई का मतलब क्या हो गया, एफ विद इन ब्रैकेट जी वाई। एफ ऑफ जी वाई का मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो ऑफ के बाद जो होता है ये आपका उस फंक्शन का इनपुट है, जो इनपुट है आपको वो कहाँ से मिलेगा, वो जी वाई से मिलेगा। अगर मैं लिखता हूँ जी ऑफ एफ वाई, तो ये जो एफ वाई है ये इस फंक्शन का क्या होगा, ये इनपुट यहाँ से मिलेगा। तो ओ के बाद जो होता है वो उस फंक्शन का इनपुट होता है, मीन्स जो इस फंक्शन की इनपुट वैल्यू है वो क्या होगी जी वाई, तो जी वाई की वैल्यू आपकी y/2 है, तो आपने लिखा y/2। इसका मतलब जो आपका x है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, y/2 से। देखो एफ ऑफ एक्स क्या था आपका 2x, अब x की जगह आपका क्या हो गया y/2, तो जहां आपका x है वहां पर क्या होगा y/2, तो इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट y/2। तो एफ ऑफ एक्स आपका कितना था 2x, तो एफ ऑफ y/2 क्या हो गया y। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो आपका एफ ऑफ जी वाई है वो आपका y के इक्वल आ रहा है। अब ध्यान से देखना, आपका इनपुट इन टर्म्स ऑफ y था, आंसर भी y है, y के साथ आपको y मिल गया। अच्छा आगे देखो, g ऑफ एफ एक्स, अब आपका जो इनपुट है वो एफ एक्स से आएगा और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये हो गया g ऑफ 2x। तो अब ये जो 2x है वो किसको रिप्लेस करेगा, वो इस y को रिप्लेस करेगा। तो जहां आपका ये y है उसकी जगह आपने लिखा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया x, ये आपका क्या हो गया x। इट मीन्स व्हाट, कि अगर एफ ऑफ जी वाई मीन्स y के साथ y और g ऑफ एफ एक्स एक्स के साथ अगर x, y के साथ आपको y मिलता है और x के साथ अगर आपको x मिलता है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में आ रहा है, ये एक बार आइडेंटिटी वाला बताना भैया एफ एक्स को। मीन्स देखो जो आप इनपुट दे रहे हो अगर आउटपुट भी वो सेम आता है, जो आप इनपुट देते हो अगर आपको सेम आउटपुट मिलता है, पहले मैं आइडेंटिटी का मतलब समझा देता हूँ। जहाँ पर इनपुट और आउटपुट अगर आपका सेम होता है तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर आपने एफ ऑफ जी वाई किया तो आपको क्या मिला वाई, तो वाई इनपुट पर आपको वैल्यू भी वाई मिली और एक्स इनपुट पर आपके पास आ गया एक्स, तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। और जितने मीन्स जो आपके इनवर्स फंक्शन होते हैं वो आपके आइडेंटिटी फंक्शन भी होते हैं। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो उसका एफ ऑफ जी वाई है वो किसके इक्वल होता है वाई का, ये भी एक कंडीशन होती है। और जो जी ऑफ एफ एक्स है वो किसके इक्वल होता है आपका एक्स के। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इज इट क्लियर। हाँ जी भैया।
आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जो आपका इनपुट है वो आउटपुट के इक्वल होगा, जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट होगा, और ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जो भी आपके इनवर्स फंक्शन होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जैसे कि आप देखो, एक एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि एफ है आपका a1 b2, एफ ऑफ ए जो है आपका वो 1 है, एफ ऑफ बी जो है वो आपका 2 है, एफ ऑफ ए जो है आपका वो 1 है, और एफ ऑफ बी जो है आपका वो 2 है। अब यहाँ देखो, जो जी ऑफ 1 है आपका वो ए है, और जो जी ऑफ 2 है आपका वो आपका बी है। अब आपने निकाला एफ ऑफ जी वन, तो आपका इनपुट क्या 1 है, तो पूरा इनपुट कहाँ से मिलेगा आपको, जी1 से मिलेगा। अब जी1 की वैल्यू क्या है, जी1 की वैल्यू आपकी ए है, तो ये हो गया एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, तो कहना ही से दैट ये आइडेंटिटी फंक्शन है, बिकॉज आपका इनपुट भी 1 था और आउटपुट भी 1 मिला, राइट। हाँ जी भैया। ऐसे ही देखो एफ ऑफ जी2, अब तो ये हो गया एफ इंटू जी2। अब जी2 की वैल्यू ऑफ जी2 इज बी, दैट इज एफ ऑफ बी, एंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी इज 2, तो आपका इनपुट 2 था, आपका आउटपुट भी 2 मिला, तो दैट इज इट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या है आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। आइडेंटिटी फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, जी ऑफ एफ ए जो होगा वो ए के इक्वल होगा, जी ऑफ एफ बी है तो बी के इक्वल होगा, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। तो एमसीक्यू में आपको आइडेंटिटी फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको इस तरह से करके आना है। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा, अब तक हमने ये सीखा कि एक फंक्शन जो है उसका इनवर्स फंक्शन होता है। अगर एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा तो उसको हम इन्वर्टिबल कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक फंक्शन, एक गिवन फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टिबल है। भाई फंक्शन भी है उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इसका उसी को तो इन्वर्टिबल कहते हैं। और अगर एक फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो कब पॉसिबल होगा, जब जो आपका फंक्शन है वो 1 1 होगा, जब वो फंक्शन जो है आपका 1 1 होगा और ऑन टू होगा। और कन्वर्सली इस चीज को कैसे कहोगे कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी है। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। एक फंक्शन का अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन उसको कहा जाता है कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। इसका मतलब अगर एक फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 1 भी है और आपका ऑन टू भी है। कन्वर्सली अगर इसको बोला जाए तो कैसे कहोगे कि अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। हाँ जी भैया। अब इसके बाद कुछ कंसेप्ट में और क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये तो सारे आपके बेसिक कंसेप्ट है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि इनवर्स फंक्शन क्या की कंडीशंस क्या होती है, इन्वर्टिबल की कंडीशन क्या होती है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या था। कंसेप्चुअली सारी चीजें आपने सीख ली। कुछ चीजें, कुछ कंसेप्ट हो रहे हैं जो आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपको एक फंक्शन गिवन होगा लाइक ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल जो फंक्शन ए है आपका, जो सेट ए है आपका, उसमें एलिमेंट जो है वो m एलिमेंट्स है, और जो सेट बी है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो n एलिमेंट्स है, राइट। और आपसे पूछा जाएगा कि इस फंक्शन में मैपिंग्स कितनी हो सकती है, बताओ नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होगी। ये डोमेन होता है, आपको पता है, ये कोडोमेन होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपसे किसी भी फंक्शन में नंबर ऑफ मैपिंग्स निकालने के लिए कहा जाता है तो उसमें फॉर्मूला होता है कोडोमेन, number of elements in codomain raised to power number of elements in domain। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं n, और डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं आपके m। तो अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है और आपको कहा जाता है कि ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, तो सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 4 5, तो कितने एलिमेंट्स ऑफ 4, 1 2 3 4 से ये सेट बी है, तो यहाँ आ जाएगा 4। और सेट ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4⁻3। इज इट क्लियर। नंबर ऑफ मैपिंग्स कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज, अगर आपको फंक्शन गिवन है ए टू बी, अगर आपको फंक्शन गिवन है ए टू बी और आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी 1 1 फंक्शन कैन बी मेड, कि इस फंक्शन में कितने 1 1 फंक्शन आप बना सकते हो या बन सकते हैं, तो इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जो सेट ए है आपका,
जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो सेट ए है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या है आपके m, और सेट बी में कितने n। मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सेट ए में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो m है, और सेट बी में हम ये मान के चल रहे हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे वो क्या है। हमें क्या फाइंड करना है, एक हमें फंक्शन गिवन है और हमें ये पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन में कितने वन वन फंक्शन हम बना सकते हैं। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपके सेट बी में है, या तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के इक्वल हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो आपके ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। समझ में आ रहा है? मींस अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये ज्यादा हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो होंगे आपके वो हो जाएंगे जीरो। वो क्या हो जाएंगे? जीरो। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उस केस में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिससे हम ये फाइंड करते हैं कि कितने वन वन फंक्शंस इस गिवन फंक्शंस के होंगे। और वो फॉर्मूला होता है NPM, वेयर P इज परम्यूटेशन, जो आपने 11th क्लास में सीखा था कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज n माइनस m फैक्टोरियल। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सेट बी के एलिमेंट जो हैं सेट ए के एलिमेंट्स के इक्वल हैं तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे? NPM। अगर सेट बी के एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से ज्यादा है उस केस में भी जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस होंगे आपके वो क्या होंगे? NPM। बट अगर सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के एलिमेंट्स हैं, वो सेट ए के एलिमेंट्स अगर ज्यादा है, अगर सेट ए के एलिमेंट ज्यादा है तो आपके वन वन फंक्शन जो है जीरो होंगे। अब खुद ही देखो, अगर ए में एलिमेंट ज्यादा हो गए तो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ही नहीं होगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये ए के एलिमेंट्स हैं, और ये हो गया 6 7 8 9, इसमें 5 है इसमें 4 है, तो हर एलिमेंट की सिंगल इमेज अगर आप लेके जाओगे इसकी कोई इमेज ही नहीं होगी, तो वन वन हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया ये? हाँ जी भैया। क्लियर है सबको? तो थम्स अप करो। ओके, एक कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि वन वन फंक्शन की कंडीशन क्या होती है। फिर क्वेश्चन आपका ये आता है कि आपको गिवन फंक्शन गिवन होगा, जो गिवन फंक्शन होगा आपको ये पूछा जाएगा कि कितने ऑन टू फंक्शन होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका, देखो ये तो आपकी कंडीशन थी 1 1, ये कंडीशन किसकी थी? आपकी 1 1 की। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑन टू। ऑन टू की कंडीशन ये होती है आपकी कि अगर आपका n लेस देन इक्वल टू m, मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या तो m से कम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, और n इक्वल टू m। इन दैट केस जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है आपका, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? उसका ये फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ, इसको ऑटोमेटिक समेशन कहते हैं, r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस r NCR r raised to power n. Sum of r equal to 1 to n minus 1 raised to power n minus r NCR r raised to power n. और इन केस अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर ग्रेटर देन m, तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है वो जीरो के इक्वल होगा। तो जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है वो आपका किसके इक्वल होगा? वो आपका इक्वल होगा जीरो। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, आपको ये पूछा, आपको गिवन फंक्शन में पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू, मींस बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन तभी पॉसिबल है, बाइजेक्टिव फंक्शन की कंडीशन क्या होती है आपकी? बाइजेक्टिव फंक्शन आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके ए और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल है। तभी पॉसिबल है जब जो आपका n है और m है दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो? वो सेम हो। If in both a and b number of elements are same, that is n equal to f, तब जो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है that is equal to n फैक्टोरियल, यानी कि अगर 4 एलिमेंट्स है दोनों में तो 4 फैक्टोरियल, ये बाइजेक्टिव की कंडीशन होती है आपकी।
और अगर किसी में भी डिफरेंट हुए, मीन्स अगर आपका n जो है वो m के इक्वल नहीं हुआ, अगर n जो है आपका वो m के इक्वल नहीं हुआ, देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन विल बी इक्वल टू 0। अब मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन है आपका, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ मैपिंग्स कितनी होगी? मैंने क्या कहा था, कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं दैट इज सेट बी, रेज टू पावर डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं दैट इज सेट ए। तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, और डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो आपका आंसर कितना होगा? 64। और आंसर विल बी 64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सेट ए कंटेन्स 4 एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो आपका जो m है वो 4 है। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 5, तो आपका जो n है वो 5 है। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका n है वो m से बड़ा है, आपको 1 1 एंड ऑन टू फाइंड करना है, मीन्स बाइजेक्टिव 0। 0। बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या है आपकी कि अगर n और m में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो 0 है, तो ये आपका आंसर कितना हो गया? 0। और आंसर विल बी इक्वल टू 0। Your answer will be equal to 0. Next देखो, let a equal to x y z, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 3। b equal to a b, 2 एलिमेंट। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a to b। अब ऑन टू की कंडीशन ये थी कि अगर नंबर देखो, a सेट के एलिमेंट हो गए m दैट इज 3, b सेट में जो एलिमेंट है उसको हमने लिया था n दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पर जो आपका m है वो n से बड़ा है, तो अगर आपका m, ये देखो m जो है अगर n से बड़ा है, अगर m जो है आपका n से बड़ा है, तो आप ऑन टू फंक्शन को फाइंड कर सकते हो, देन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। बट अगर ऐसा नहीं है देन यू कांट। इज इट क्लियर? ये हमारा कंसेप्ट था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को? यस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, number of elements in set A that is m 3, number of elements in set B that is n that is 2। अब यहाँ पर जो आपका m है वो n से बड़ा है, तो अगर इस केस में फिर ऑन टू फंक्शन को किस तरह से फाइंड किया जाता है? फॉर्मूला क्या हमने सीखा था, सम ऑफ r इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 NCR r रेज टू पावर f, r इक्वल टू 1 n, नंबर ऑफ एलिमेंट n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B दैट इज 2, तो n की जगह क्या हो गया आपका 2, माइनस 1 रेज टू पावर 2, n कितना है आपका 2 दैट इज 2 माइनस r NCR अगेन 2CR r raised to power m, number of elements in set A that is 3, that is r raised to power 3, so it will be minus 1 raised to power, it will be minus 1 raised to power। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी? 2 तक। पहले आप r की जगह 1 रखोगे, तो 2 माइनस 1 2C1 1 रेज टू पावर 3 प्लस, मैंने कहा था ना इसका मतलब क्या होता है, सम r इक्वल टू 1 प्लस r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 1, ये हो गया आपका r इक्वल टू 1, ये हो गया आपका r इक्वल टू 1। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई? r इक्वल टू 1 की। एंड देन दिस इज द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू 2। ये क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, यहाँ पर कुछ पूछना है किसी को? अब आप सोल्व कैसे करते हो? कॉम्बिनेशन का वैसे फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, और NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बट आपको पता है अगर बेस में बनो, अगर बेस में बनो तो जो वैल्यू होती है आपकी, पूरी वैल्यू जो होती है वो अपर वैल्यू के इक्वल होती है, और अगर दोनों सेम हो तो जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है।
तो ये हो गया 2 -1 की पावर 2 - 1 दैट इज -1, ये हो गया 2 × 1, तो ये हो गया आपका -2, -1 रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1, और अगर बेस और अपर वैल्यू सेम हो दैट इज 1, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया 8, तो -2 + 8 कितना हो गया आपका 6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ ए एंड बी है 4 and 6 एलिमेंट, m हो गया 4, n हो गया 6, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब आपको क्या निकालना है, 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पर क्या है आपका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n जो है आपका वो ग्रेटर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m, तो 1 1 फंक्शन क्या होगा, npm, npm, तो n क्या है आपका 6p, और ये क्या हो गया आपका 4, तो कैसे करोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, 6 - 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो गया 12, 6 5 जा कितना हो गया 30, 12 3 जा 36, तो आपका आंसर कितना आ गया 360। इज इट क्लियर, योर आंसर विल बी इक्वल टू 360। टू सॉल्व सच टाइप ऑफ अ कंडीशन, ये जो आपकी कंसेप्ट है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। And the next question is, if A and B have 4 elements, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, मींस m = n है, तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, हमने कहा था कि अगर n = m होता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपका n फैक्टोरियल, कितने एलिमेंट्स है 4, 4 फैक्टोरियल हो गया 4 3 2 1 दैट इज 24। ठीक है, तो यहाँ आके आपका जो चैप्टर 1 का रिवीजन सीरीज है वो सारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोसीड विद नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन सीरीज।